हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपकी अपनी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाथसिज्म और हिटलर का उदय। ठीक है, द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, तो अभी आप समझते हैं कि हिटलर का जो उदय हुआ वो क्यों हुआ, मतलब क्यों इतना बड़ा तानाशाह एक देश में या पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ जाता है। क्योंकि आज भी हिटलर का नाम, जब किसी तानाशाह की बात की जाती है तो हिटलर का नाम सबसे फर्स्ट पे होता है। ठीक है, तो क्या रीजन हुए, किस तरह से हिटलर हमारे सामने आया, उससे पहले जरा हमें पीछे जाना होगा, उसके पीछे की स्टोरी को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी क्रम में कि हिटलर कैसे सामने आता है, क्या स्थितियां थी जर्मनी की। जर्मनी में वो शासक, जर्मनी का शासक था, तो जर्मनी में क्या स्थितियां थी कि इतने बड़े तानाशाह ने वहां की बागडोर संभाली। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी बना। तो थोड़ी सी स्टोरी उसकी हम पहले हम जानेंगे। देखिए, उसी क्रम में हम समझते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। ठीक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है यानी आपका प्रथम विश्व युद्ध। ठीक, ये हिटलर के उदय के क्रम में ही मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, उसके बाद जर्मनी की क्या स्थिति होती है। क्योंकि हम जब तक जर्मनी को नहीं जानेंगे, ठीक है, तब तक हमें ये समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध क्या कब हुआ था? 1914 टू 1918, इसके बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया था, जब मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फ्रांस के समय में फ्रांस रेवोल्यूशन बताया था, उस टाइम बताया था कि दो ग्रुप्स, यानी जो दो ग्रुप्स बना लिए थे उन्होंने, पूरे जो यूरोपीय देश हैं उन्होंने दो ग्रुप्स बनाए और दो ग्रुप्स में वो लड़ रहे थे। लड़ने का मेन रीजन था कि वो लोग उपनिवेश ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहते थे दूसरे देशों पर। ठीक है, तो उपनिवेश की एक होड़ में ही प्रथम विश्व युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध में एक जो ग्रुप होता है, यानी दो ग्रुप थे। फर्स्ट जो ग्रुप है आपका, उसका नाम है सेंट्रल पावर। ठीक है, सेंट्रल पावर यानी कि केंद्रीय शक्तियां। ठीक है, केंद्रीय शक्तियां। ठीक, आप दूसरा जो ग्रुप है, ये केंद्रीय शक्तियां हैं। दूसरा ग्रुप है अलाइड नेशन। अलाइड नेशन, अलाइड का मतलब होता है मित्र। ठीक है, अलाइस, अलाइड। ठीक है, मित्र राष्ट्र, इनको क्या कहा गया? मित्र राष्ट्र। ठीक, तो दो दो आपके ग्रुप्स हुए, एक सेंट्रल पावर, एक अलाइड नेशन, केंद्रीय शक्तियां और मित्र राष्ट्र। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से देश थे वो देख लेते हैं हम। जर्मनी, ये जिन्होंने पहले मेरा वीडियो देखा होगा उसमें मैंने बताया है। ऑटोमन राज्य था, मतलब ऑटोमन साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य। हंगरी, है ना, हंगरी का साम्राज्य था। ठीक, साम्राज्य। ठीक है, इटली भी इनके साथ था, इटली भी इनके साथ है। ठीक है, तो ये सारे सेंट्रल पावर में हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए फ्रांस है। ठीक, फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था ये। फ्रांस है, ब्रिटेन है। ठीक, ब्रिटेन है। ठीक, और रशिया है। ठीक है, रशिया। ठीक, अभी देखिए ये 1914 से 1917 तक चला। 19, ये पहले इतने ये देश था, बाद में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो जाता है। यानी कि 1917 से पहले तक अमेरिका नहीं था। 1917 में अमेरिका की एंट्री भी मित्र राष्ट्र के थ्रू हो जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, पहले वो इसका हिस्सा नहीं था। 1917 में अमेरिका भी इस युद्ध में एंट्री ले लेता है, और वो किधर से है? अलाइड नेशन की तरफ से। इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? युद्ध होता है 4 साल, लंबे समय तक युद्ध चलता है। और भाई अगर दो युद्ध हो रहे हैं तो कोई एक जीतेगा और एक हारेगा। सेंट्रल पावर हार गई। ठीक है, यानी जर्मनी की हार हो गई। ये जो जर्मनी है ये हार गया। चूंकि हम जो हमारा चैप्टर है वो जर्मनी के ऊपर पूरा तरह से है, तो हम पहले जर्मनी के बारे में ही चर्चा करेंगे। ये इनकी जीत हो गई। ठीक है, ये जीत गए। इतनी बात समझ में आ गई।
एक विश्व युद्ध होता है 1900, क्योंकि जो ये 20वीं सदी है हमारी, ये 20वीं सदी में बहुत उथल पुथल रही पूरे विश्व में, ना केवल किसी पर्टिकुलर देश में। चूंकि अभी बात हम जर्मनी की करेंगे, इसलिए हम जर्मनी के विषय में ज़्यादा डिटेल से जानेंगे। लेकिन जो 20वीं सदी का टाइम है वो पूरी तरह से बहुत उथल पुथल वाला रहा। उसका कारण यही है कि दो बहुत बड़े जो दो विश्व युद्ध हुए, प्रथम और द्वितीय, वो इसी सदी में हुए। ठीक है, तो जो 20वीं सदी था वो युद्ध का समय, दो बड़े विश्व युद्ध उस समय हमने देखे। पहले हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, इसी चैप्टर में हम सेकेंड विश्व युद्ध भी पढ़ेंगे। तो अब जर्मनी हार गया है और मित्र राष्ट्र जो हैं वो सारे जीत गए हैं। मित्र राष्ट्र जीत जाने के बाद जब जर्मनी हार जाता है, जर्मनी कब हारता है? जर्मनी 11 नवंबर, ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट है इसकी, 11 नवंबर 1918 को सरेंडर करता है कि अब मैंने घुटने टेक दिए, क्योंकि वो युद्ध से थक चुका था और उसने घुटने टेक दिए कि मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। और जब ये हार स्वीकार करता है उसी दिन वर्ल्ड वॉर को रोक दिया जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए देखते हैं आगे। अब हार हो गई, 11 नवंबर को जर्मनी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। जर्मनी में जब ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कौन था वहां का जो वहां पे राजा था, यानी उस समय 1918 तक, ठीक है, नवंबर के पहले तक, यानी नवंबर तक, मान लीजिए नवंबर 1918 तक वहां पे क्या था? राजतंत्र था। ठीक है, उस समय वहां का जो राजा था वो कौन था? कैसर विल्हेम द्वितीय, सेकेंड। ठीक है, ये उस समय वहां का राजा था। लेकिन जब 11 नवंबर को वो हार स्वीकार कर लेता है, ठीक, मिड नवंबर कर दीजिए इसको यहां तक, ठीक है, उसके बाद जैसे ये हार जाता है, यानी इसके नेतृत्व में ही युद्ध हुआ, लेकिन जब ये जर्मनी हार जाता है ये अपना पद त्याग कर देता है। ठीक है, पद त्याग करता है और वहां से भाग जाता है। अब क्या हुआ? जर्मनी बिल्कुल खाली है, वहां कोई क्योंकि कुछ डेमोक्रेसी तो थी नहीं, वहां पे राजतंत्र था, राजा चला गया, पूरा जो जर्मनी है वो एक खाली हो गया। यानी खाली खाली राष्ट्र कैसे चल सकता है? कोई नेशन विदाउट कोई नियम कानून के नहीं चल सकता। ठीक है, या तो वहां राजतंत्र हो, डेमोक्रेसी हो, मतलब कुछ तो होना चाहिए, कोई ऐसी पावर जो उसको सुचारू रूप से चलाए। तो अभी पूरा जर्मनी खाली है। जब कैसर छोड़कर चला जाता है तो वहां की जो सामाजिक जो छोटी छोटी जो पार्टीज हैं, जो राजनीतिक दल हैं, है ना, जैसे हर जगह होते हैं, भारत में भी बहुत सारी पार्टीज हैं, तो उसी तरह से वहां छोटी छोटी पार्टीज हैं। वो एक मतलब मीटिंग करते हैं। और कहाँ ये मीटिंग होती है? वाइमर। वाइमर एक जगह है, ठीक है, वाइमर एक जगह है, ये एक स्थान है। ठीक है, यहाँ पर राजनीतिक दल जो हैं वो मीटिंग करते हैं, एक नेशनल असेंबली करते हैं कि अब वो क्या कहते हैं कि अब जो हमारा देश है, राजतंत्र था, मुनार्की था, अभी क्या चलेगा? राजतंत्र खत्म, अब हम इसको कैसे चलाएंगे? गणराज्य बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? इसको हम गणराज्य बनाएंगे। राजनीतिक जो दल हैं वो वाइमर जगह पर मीटिंग करते हैं, एक नेशनल असेंबली करते हैं। ठीक है, नेशनल असेंबली करते हैं और उसमें वो कहते हैं कि हम यहाँ नेशनल असेंबली में ये राजनीतिक दल क्या करते हैं? किस चीज की बात करते हैं कि अब जो हमारा ये जर्मनी है वो कैसे चलेगा? गणराज्य बनेगा, यानी यहाँ पर संविधान होगा, मत देने का अधिकार होगा, यानी वोटिंग किया जाएगा, यूनिवर्सल राइट होगा, उसके थ्रू लोग वोट देंगे और गणराज्य मतलब जो उनके द्वारा चुने गए लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो देश को रिप्रेजेंट करेंगे, वो देश को चलाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? वाइमर गणराज्य की स्थापना करते हैं कैसर के चले जाने के बाद, कैसर विल्हेम के पद त्याग देने के बाद वाइमर गणराज्य की स्थापना होती है। और इसमें क्या किया जाता है? वो गणराज्य की स्थापना राजनीतिक दल करते हैं, एक नेशनल असेंबली बुलाते हैं वाइमर में, और ये वाइमर यानी कि अब जर्मनी का नाम क्या हो गया है? वाइमर गणराज्य। लेकिन जो वहां के लोग थे वो इससे खुश नहीं थे। ठीक है, क्यों खुश नहीं थे वो भी हम समझते हैं। वाइमर गणराज्य यानी अब जर्मनी को क्या कहा जाने लगा? वाइमर गणराज्य। वाइमर गणराज्य कहा जाने लगा। अब ये जो वाइमर गणराज्य है, जब मित्र राष्ट्र संघ, आपको मैंने बताया कि मित्र राष्ट्र देश जीत गए हैं,
वाइमर गणराज्य की स्थापना हो गई है, यानी कि जो यूनिवर्सल वोटिंग राइट है वो वहाँ के नागरिकों को मिल गया है। एक संविधान पारित किया जाता है इस गणराज्य के थ्रू, और वोटिंग राइट्स दिया जाता है, यानी उनके द्वारा वोटिंग राइट्स में महिला और पुरुष दोनों को अधिकार दिए जाते हैं कि वो वोट दे सकेंगे, और उनके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव देश को रिप्रेजेंट करेंगे, देश को सुचारू रूप से चलाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अभी देखिए क्या होता है कि चूंकि ये जो गणराज्य है इस पर जो मित्र राष्ट्र जीते थे, है ना, जो मित्र राष्ट्र जीते थे, यानी अलाइड नेशन जो था, मित्र राष्ट्र था, ठीक है, वो क्या करता है, वो वाइमर गणराज्य पर यानी जर्मनी पर, वाइमर गणराज्य भी अभी नाम हो गया है, राजा चला गया है इसलिए जर्मनी का नाम अभी क्या हो गया, वाइमर गणराज्य। ठीक है, वाइमर गणराज्य को के ऊपर दबाव बनाता है कि, और आरोप लगाता है कि जर्मनी के कारण ही ये युद्ध हुआ, तो इसकी जो भरपाई है, युद्ध में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा, ये वाइमर गणराज्य करेगा। ठीक है, बात समझिए, मित्र राष्ट्र जीत गए थे, यानी जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है, ये जीत गए, और ये सारे बड़े देश मिलकर इस वाइमर गणराज्य पर दबाव बनाते हैं कि आप की वजह से, यानी जर्मनी की वजह से ये विश्व युद्ध हुआ, और इसमें जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वाइमर गणराज्य करेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या हो जाता है, एक संधि होती है। ठीक है, वर्सेस इनके बीच एक संधि होती है जिसको वर्साई संधि कहा जाता है। वर्साई के नाम से आप लोग पहले से अवेयर हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा था, ये वही होती है ये संधि, इसीलिए इसको वर्साई संधि बोला गया है, फ्रांस में ही होती है। इस संधि पर इससे दबाव बनाकर साइन कराया जाता है। इस संधि में उन्होंने क्या क्या डिमांड रखी, उन्होंने नई नई शर्तें रखी। ठीक है, कि क्योंकि उन्होंने आरोप लगा दिया था कि जर्मनी जो है वही पूर्ण रूप से दोषी है इस प्रथम विश्व युद्ध का, इसलिए जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जर्मनी करेगा। ठीक है, यानी जर्मनी करेगा, तो जर्मनी का भी नाम क्या हो गया, वाइमर गणराज्य। राजा चला गया है हारने के बाद, वहां पर राजनीतिक दलों ने गणराज्य बना दिया है, जर्मनी को भी वाइमर गणराज्य कहा जाने लगा है। तो वो बोलते हैं कि इस वर्साई संधि में वो ये बोलते हैं कि ये वर्साई जो वर्साई संधि में कि वाइमर गणराज्य है वो इस हर्जाने को भरेगा। अब उसकी शर्तें क्या क्या हैं, इसमें उन्होंने शर्तें लगाई, कंडीशन दी, क्या क्या शर्तें थी उनकी, इस वर्साई संधि की जो शर्तें हैं वो क्या क्या हैं। जो जर्मनी है उस, मान लीजिए ये जर्मनी है, समझिएगा इसको, ये जर्मनी है, पूरा जर्मनी ये समझिए कि जर्मनी का नक्शा है, और जर्मनी का जो 13% भूभाग है, यानी 13% जो भूभाग है, ठीक है, उस पर किसका कब्जा हो जाएगा, ये जो मित्र राष्ट्र संघ जीते हैं देश, मित्र राष्ट्र का कब्जा होगा। ठीक है, यानी इसका जो एरिया है अब इतना ही रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई, यानी जर्मनी के 13% भूभाग पर किसका कब्जा हो जाएगा, मित्र राष्ट्र का, अलाइड नेशन का, यानी मित्र राष्ट्र जो है, अलाइड नेशन है, वो उसके 13% जो क्षेत्र है उस पर अधिकार जमा लेंगे। ठीक है, साथ साथ वो ये कहते हैं कि 10% आबादी, जर्मनी की 10% आबादी, जर्मनी की 10% जो आबादी है, पॉपुलेशन है, उस पर किसका कब्जा होगा, उस पर भी मित्र राष्ट्र का, अलाइड नेशन का अधिकार होगा। ठीक है, अब देखिए, एक तो वो बेचारा हार गया, जर्मनी हार गया, सेंट्रल पावर में जर्मनी हार गया, हम जर्मनी की बात कर रहे हैं क्योंकि जो शासक है हिटलर वो कहाँ का है, जर्मनी का है। ये सब कारण है कि इन्हीं वजह से उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली हिटलर को, हिटलर ने एक पार्टी बनाई और उस पार्टी को अवसर मिला, क्योंकि ये कमजोर पार्टी पड़ गई है ना, जिन्होंने ये वाइमर गणराज्य बनाया, ये पार्टी कमजोर हो गई क्योंकि लोग इसे नापसंद कर रहे थे। क्यों नापसंद कर रहे थे, इन्हीं रीजन से, क्योंकि उन्होंने वर्साई संधि साइन कर दी थी। वर्साई संधि में ये शर्तें थी कि जर्मनी के 13% भूभाग पर मित्र राष्ट्र का कब्जा होगा, ये साइन कर दिया उन्होंने। जर्मनी की 10% पॉपुलेशन होगी, उस पर भी कब्जा किसका होगा, मित्र राष्ट्र का होगा। जो जर्मनी के कोल रिसोर्सेज है ना, जो जर्मनी का कोल रिसोर्सेज है, यानी कोयला संसाधन जो है, वो कोयला संसाधन, उस पर
26%, यानी 26% जो कोल संसाधन है, ये आपके कोयला रिसोर्सेज हैं, कोल रिसोर्सेज हैं, इसके 20 रिसोर्सेज हैं, इसके 26% पर मित्र राष्ट्र कब्जा कर लेंगे। ठीक है, जो कोल रिसोर्सेज हैं। ठीक, तो कोल रिसोर्सेज पे भी मित्र राष्ट्र का कब्जा हो गया। भाई इतना भूभाग चला गया, इतना आपका कोल रिसोर्सेज भी चले गए, उस पर मित्र राष्ट्र का कब्जा होगा। मित्र राष्ट्र पर के जो देश हैं उनका कब्जा होगा। ठीक है, अभी देखिए और क्या किया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि जर्मनी के जो लौह आयरन के रिसोर्सेज है, लौह संसाधन है ना, उस पर भी क्या होगा, उस पर भी उसके 75%। ठीक है, लौह संसाधन पे कितने, मित्र राष्ट्र का कब्जा होगा, यानी अलाइड नेशन उस पर अधिकार करेगा, उसको अधिग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो जर्मनी के जो लौह संसाधन है कितने, 75। अब मान लीजिए ये लौह संसाधन वाला एरिया है उनका, इसके 75% पर मित्र राष्ट्र आ गए। ठीक है, इस पर मित्र राष्ट्र का कब्जा हो गया। अब जो 25% बचा, सिर्फ जर्मनी का जो ये हिस्सा है, ये सिर्फ जर्मनी का है, बाकी सब पर अलाइड नेशन आ गया। ठीक है, तो अब देखिए, एक तो हार गया, उसका पैसा धन जन पहले ही हानि हुई थी, उसके साथ साथ उसको ये सारी भरपाई भी करनी थी। इसके बाद उन्होंने क्या बोला, एक शर्त और उन्होंने रखी कि जर्मनी का जहां भी, आपको पहले से पता है कि जो यूरोपीय देश हैं वो उपनिवेश बनाते थे, कॉलोनीज बनाते थे दूसरे देशों में, और उनको गुलाम बनाकर रखते थे। तो जर्मनी के जिन देशों में उपनिवेश हैं, जिन देशों में उपनिवेश हैं है ना, जो कॉलोनीज उन्होंने बना रखी हैं, उपनिवेश हैं, उन पर भी मित्र राष्ट्र का कब्जा होगा, उन पर भी मित्र राष्ट्र का अधिग्रहण होगा, वो उसके ऊपर अधिकार रखेंगे। ठीक है, यानी अब उसमें जर्मनी का कोई अधिकार नहीं होगा, उन पर मित्र राष्ट्र का अधिकार होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये थे। इसके बाद देखिए उसमें और भी चीजें हैं, ये तो सारी चीजें देनी है, यानी वर्साई संधि में ये सारी चीजें हैं। इसके बाद एक उन्होंने बोला कि ये तो देना ही आपको, इतनी तो कब ये शर्तें हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने बोला कि आपको हर्जाने के रूप में कितने, 6 बिलियन पाउंड, 6 बिलियन पाउंड आपको हर्जाने के रूप में मित्र राष्ट्र को भरपाई करनी होगी, मित्र राष्ट्र को भरपाई करनी होगी। ठीक है, तो एक ये बहुत बड़ा रीजन था कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो वहां पर सरवाइव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि लोग उससे बहुत, जो जर्मनी के लोग थे, वाइमर गणराज्य के लोग थे या जर्मनी के लोग, जो भी आप बोलिए, वो लोग इसी वाइमर गणराज्य से खुश नहीं थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि तो हम हार गए, मतलब हमारे लिए शेम वाली बात है, ऊपर से हमारे जितने रिसोर्सेज हैं, हमारी जगह है, वो उन सब पर मित्र राष्ट्र का कब्जा हो गया है। ठीक है, तो ये चीजें थी जिसकी वजह से वहां बहुत उथल पुथल हो रखी थी। ठीक है, तो अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से इतनी बात समझ ली है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया, और जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, और उसके बाद वर्साई की संधि होती है। वर्साई की संधि की शर्तें आपने पढ़ लिया कि वर्साई में क्या क्या हुआ, और उसमें जो वाइमर गणराज्य के सदस्य थे, उन्होंने दबाव में आकर साइन किया। उन्होंने ऐसा नहीं खुशी खुशी साइन कर दिया था, भाई कोई क्यों खुशी खुशी साइन करेगा। उन्होंने मित्र राष्ट्र के जो देश थे दबाव बनाया, उस दबाव के चलते उस पर साइन किया। ठीक है, और इसी वजह से जो वहां के नागरिक थे, जर्मनी के जो नागरिक थे, वो बहुत विरोध कर रहे थे वाइमर गणराज्य की। वाइमर या वीमर दोनों है, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक, तो उसकी बहुत अवहेलना करते हैं, उन्हीं के लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें और हुई, क्योंकि युद्ध के अभी प्रभाव हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इसमें बतानी बाकी हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से समझेंगे जिससे चीजें आपको याद रहें। चैप्टर को रीड करिए, बार बार मैं कहती हूँ कि किताब जरूर पढ़िए। ठीक है, किताब पढ़ेंगे, एक तो देखिए सबसे बड़ी बात, किसी भी विषय का जब आप किताब पढ़ेंगे किसी चैप्टर के लिए या
कोई भी किताब आप पढ़ते हैं तो आपका वर्ड बैंक बढ़ता है, आपको उत्तर लिखने का तरीका पता लगता है। आपके पास वर्ड बैंक नहीं है तो आप कैसे उत्तर लिख सकते हैं? कभी नहीं लिख सकते। तो वर्ड बैंक बढ़ेगा, साथ साथ आपको जो चीज़ें कई बार क्या होता है बताते हुए इतना एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि वीडियो बहुत छोटे बनाने होते हैं, तो आपको वो अपनी समझ भी आएगी, ठीक है, आपकी अपनी समझ भी डेवलप होगी। ठीक, तो किताब जरूर पढ़िए, चाहे वो किसी भी विषय की हो, किसी भी विषय का आप उसमें आप वीडियो देख रहे हो, मेरा देखें, किसी अन्य विषय का देखें, किसी अन्य टीचर का देखें। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आगे देखेंगे तब हम। चलिए, धन्यवाद।